साईं आईएएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, ये है हमारी करंट अफेयर्स की क्लास जो ख़ास तौर से एसएससी जो स्टेनो का एग्ज़ाम है उसके लिए, एमटीएस के एग्ज़ाम चल रहे हैं, ठीक है, उसके लिए, आगामी सीजीएल के एग्ज़ामों के लिए, तमाम एसएससी और अलग अलग कम्पिटिटिव जो भी एग्ज़ाम होंगे उन सब के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। और ये है करंट अफेयर्स की क्लास। तो चलते हैं बिना देर किए, कंटेंट को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। देखिए, पहला सवाल क्या है, कह रहे हैं कि किस राज्य सरकार ने प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू की। ऑप्शन आ रहे हैं आपके सामने, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड और हरियाणा। तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसने प्राण वायु पेंशन योजना को शुरू किया है? भारत का वो राज्य कौन सा है जिसने प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू की है? तो बेटा इसका सही आंसर है हरियाणा। क्या है? हरियाणा। तो देखो, ये हमारा हेडिंग हो जाएगा। दो चार खास बातें और देख लो। प्राण वायु पेंशन योजना, प्राण वायु पेंशन योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो वो राज्य है बेटा हरियाणा। हरियाणा। हरियाणा सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है प्राण वायु देवता पेंशन योजना, ठीक है। अब सुनो, प्राण वायु होती ऑक्सीजन, देवता जो हम ऑक्सीजन देते हैं, है ना, उनके लिए पेंशन योजना है। तो कहाँ की सरकार ने चलाई है? हरियाणा सरकार ने। हरियाणा में दो तीन बात आप देख लीजिए। हरियाणा की जो कैपिटल है, राजधानी, सब बच्चों को पता भी होगा, वो है चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। हरियाणा के जो सीएम हैं, मुख्यमंत्री, उनका नाम है मनोहर लाल खट्टर। तो उनका नाम है मनोहर लाल खट्टर। और बेटा हरियाणा के जो गवर्नर हैं, गवर्नर मतलब राज्यपाल, तो हरियाणा के जो गवर्नर हैं उनका नाम है बंडारू दत्तात्रेय। क्या नाम है बेटा? बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है। तो कौन सा राज्य ऐसा है जिसने प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू की? तो उस राज्य का नाम हो जाएगा हरियाणा। करेक्ट। चलिए, अब एक सवाल यह है कि इस योजना में क्या प्रावधान है? तो देखिए, हरियाणा सरकार का ये कहना है कि ऐसे वृक्ष जिनकी उम्र 75 साल से अधिक हो गई है, उन वृक्षों की देखभाल करने वाले व्यक्तियों को हर साल 2500 रुपये की पेंशन दी जाएगी, ठीक है। तो क्या है इसमें प्रावधान? इसमें प्रावधान ये है कि ऐसे वृक्ष जिनकी आयु 75 वर्ष से अधिक, 75 वर्ष से अधिक हो गई है, उनका या उनकी देखभाल करने वाले व्यक्तियों को 2500 रुपये प्रति वर्ष पेंशन दी जाएगी, ठीक है। तो एक सवाल ये भी सुन लेना कि प्राण वायु देवता पेंशन योजना में किसकी संरक्षण की बात की गई है? तो वृक्षों के संरक्षण की बात की गई है। और कैसे वृक्षों के संरक्षण की बात की गई बेटा? ऐसे वृक्ष जो 75 साल से ज़्यादा उम्र के हो गए हैं, अगर कोई व्यक्ति उनकी देखरेख करता है तो हर साल उस आदमी को 2500 रुपये पेंशन के रूप में मिला करेंगे, ठीक है। चलिए, अगला सवाल है बेटा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का अध्यक्ष किसे बनाया गया है?
जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है, उस संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो 78वां सेशन है उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है, ये सवाल है। ऑप्शन आ रहे हैं कशाबा कोरोसी को, डेनिस फ्रांसिस्को, अब्दुल्ला शाहिद को और वोल्कर बोलिजकर को। तो देखिए 78वें सत्र का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? जो संयुक्त राष्ट्र महासभा होती है ना, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में जब बैठक होती है तो एक व्यक्ति अध्यक्ष बनाया जाता है, ठीक है। हाँ, तो हर साल जो बैठक होती है संयुक्त राष्ट्र महासभा की, उसमें हर बार अध्यक्ष चेंज होता, अलग अलग देशों से आता, ठीक है। तो हमारा हेडिंग हो जाएगा बेटा ये संयुक्त राष्ट्र महासभा। संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के काम बहुत है। जैसे कोई नया मेंबर संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग बनना चाहता है तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ही उसके प्रस्ताव को पास करेगी। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र जो संघ है उसका जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो जजों की नियुक्ति होती है उसके लिए भी संयुक्त राष्ट्र महासभा चुनाव करती है कि किस देश के व्यक्ति को जज बनाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ही अपने महासचिव का चुनाव करती है, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा जो बेटा, उसमें कुल देश कितने हैं? संयुक्त राष्ट्र महासभा में कुल सदस्य देश, तो कुल सदस्य देश हैं बेटा 193, 193। इसका मतलब यह है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में उतने ही मेंबर हैं जितने संयुक्त राष्ट्र संघ में होते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्यों की संख्या कितनी है? 193, 193। पहला सवाल अच्छा सवाल बनता, संख्या पूछ लेता। चलिए दूसरा सवाल यहीं से बनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रथम अध्यक्ष, संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रथम अध्यक्ष, संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो पहले अध्यक्ष बने थे बेटा, उनका नाम है पॉल हेनरी स्पाक। पॉल या पॉल हेनरी स्पाक। ये किस देश के थे? एसएससी ना ऐसे सवालों को ही पूछती है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला अध्यक्ष कौन बना था। तो पॉल हेनरी स्पाक वो रहने वाले थे बेल्जियम के। कहाँ के थे बेटा? बेल्जियम। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, ठीक है, ब्रुसेल्स। उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष, 78वें सत्र के अध्यक्ष जो बनाए गए, उनका नाम है बेटा डेनिस फ्रांसिस। क्या नाम है? डेनिस फ्रांसिस। तो डेनिस फ्रांसिस जो है वो 78वें सत्र के अध्यक्ष बनाए गए हैं। और तो और याद रखें वो किस देश के हैं? तो एक कैरिबियन द्वीप है, कैरिबियन देश है, एक दक्षिण अफ्रीकी कंट्री है, दक्षिण अमेरिकी कंट्री है सॉरी, जिसका नाम है त्रिनिडाड व टोबैगो। वो कहाँ के रहने वाले हैं? वो है त्रिनिडाड व टोबैगो। त्रिनिडाड व टोबैगो जो है वो कैरिबियाई सागर में एक द्वीपीय देश है और उसकी जो राजधानी है वो है पोर्ट ऑफ स्पेन। क्या है राजधानी? पोर्ट ऑफ स्पेन। किसकी राजधानी? ट्रिनिडाड व टोबैगो। और ये वहीं के रहने वाले हैं डेनिस फ्रांसिस। एक अच्छा सवाल मेरे दिमाग में है और मुझे लगता है कि इस टाइप के सवाल एग्जाम में पूछ सकता है आपसे। ऐसा नहीं है कि वो करंट अफेयर्स के सवाल है। सवाल ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में अब तक कितनी महिलाएं अध्यक्ष बनी है? संयुक्त राष्ट्र संघ की संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली महिलाएं कितनी हैं? ऑप्शन 4, 8, 12 या 2। तो बड़ा शानदार सवाल पूछेगा इस तरीके से। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की महिला अध्यक्ष
महिला अध्यक्ष, जो महिलाएं हैं और वो अध्यक्ष बनी हैं तो वो हैं बेटा 4। संयुक्त राष्ट्र महासभा के इतिहास में अभी तक 4 महिलाओं को अध्यक्ष बनाया गया है। कौन कौन सी 4 महिलाएं हैं? तो बेटा सबसे पहले हमारे देश की जो महिला थी वो संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनी थी, और ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। उनका नाम था, देखिए, विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित। जो विजय लक्ष्मी पंडित थी वो संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनी थी। किस देश की थी? भारत की। तो सवाल अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष किस देश की बनी थी? तो भारत की। और क्या नाम था उनका? विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है। और वो कब बनी थी? अगर ये भी सवाल तुमसे पूछ ले तो 8वां सत्र था। 8वां सत्र संयुक्त राष्ट्र महासभा का सेशन नंबर 8 था, और वो सेशन नंबर 8 जो था वो 1953 में हुआ था। 1953 में। संयुक्त राष्ट्र महासभा की दूसरी महिला अध्यक्ष, उनका नाम है बेटा एनजी एलिजाबेथ ब्रुक्स। एनजी एलिजाबेथ ब्रुक्स। और ये जो एनजी एलिजाबेथ ब्रुक्स थी, ये संयुक्त राष्ट्र महासभा की दूसरी महिला अध्यक्ष थी। एसएससी ऐसे सवालों पर भी नज़र दौड़ाता है कि बताओ संयुक्त राष्ट्र महासभा की दूसरी महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो उनका नाम था एनजी एलिजाबेथ ब्रुक्स। ठीक है। और वो किस देश की रहने वाली थी? तो वो थी लाइबेरिया की। लाइबेरिया। और कब बनी थी वो? तो संयुक्त राष्ट्र का अधिवेशन था 24वां सत्र था, और ये चला था बेटा 1969 में। संयुक्त राष्ट्र महासभा की तीसरी महिला अध्यक्ष, उनका नाम था हया राशेद अल खलीफा। हया राशेद अल खलीफा। अल खलीफा वो संयुक्त राष्ट्र महासभा की तीसरी महिला अध्यक्ष थी, और वो जिस देश की थी वो देश था बहरीन। बहरीन जिसकी राजधानी मनामा है, और बहरीन को कहा जाता मोतियों का देश, बहरीन। और वो जो बनी थी 61वां अधिवेशन, 61वां सत्र 2006। 61वां सत्र 2006। एसएससी फैक्ट पे सवाल पूछता है, इसलिए करंट भी थोड़ा सा फैक्ट वाला रखना पड़ेगा आपको। और देखिए एक चौथी महिला, उनका नाम था मारिया फर्नांडा एस्पिनोज। मारिया फर्नांडा एस्पिनोज। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा में चौथी महिला अध्यक्ष बनी थी। जिस देश की थी वो है इक्वेडोर। इक्वेडोर जिसकी राजधानी क्यूटो है, और ये सत्र था 73वां 2018 में। 73वां सत्र 2018। अब देखो मैं आपसे एक बात बताऊं, सत्र और समय तो बामुश्किल ही आपसे पूछेगा, लेकिन एक सवाल तो ये पूछ लेगा कि बताओ संयुक्त राष्ट्र महासभा में अब तक कितनी महिलाएं अध्यक्ष रही हैं। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में अब तक 4 महिलाएं अध्यक्ष बनी हैं। ये भी सवाल पूछ लेगा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो उनका नाम है विजय लक्ष्मी पंडित, भारत की। ये सवाल दूसरी महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनजी एलिजाबेथ ब्रुक्स, लाइबेरिया की। तीसरी महिला अध्यक्ष कौन थी? हया राशेद अल खलीफा, बहरीन की। और चौथी महिला अध्यक्ष कौन थी? मारिया फर्नांडा एस्पिनोज, इक्वेडोर की। ठीक है। और ये सवाल तो करंट में आपसे पूछ ही लेगा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो डेनिस फ्रांसिस। और जो डेनिस फ्रांसिस है वो किस देश के हैं? तो ट्रिनिडाड व टोबैगो, और इसकी राजधानी है बेटा पोर्ट ऑफ स्पेन। क्या राजधानी है? पोर्ट ऑफ स्पेन। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं करंट अफेयर्स का। तीसरे सवाल में कह रहे हैं बेटा हमसे, देखिए
भारत का निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? अभी हाल फिलहाल में 2023 में भारत का निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक बन गया है। कौन सा बैंक है? ऑप्शन है ICICI, HDFC, एक्सिस बैंक या इनमें से कोई नहीं। भारत का निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक जिसका कारोबार प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ा है, तो वो बैंक बना बेटा HDFC। कौन सा बैंक बना है? HDFC। भारत का निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक बना है HDFC। कौन सा? HDFC। तो देखेंगे, हाँ, HDFC बैंक। HDFC बैंक जो है, इसका बेटा पूरा नाम होता है, पूरा नाम एच से बनता हाउसिंग, डी से डेवलपमेंट, एंड एफ से बनता फाइनेंस और सी से बनता कॉरपोरेशन, फाइनेंस कॉरपोरेशन। HDFC की स्थापना कब हुई थी बेटा? तो HDFC बैंक बना था 1994 में। HDFC बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय बेटा मुंबई में। अब इसके लिए करंट में जो सवाल बना है वो यही है। देखिए, पहले क्या था, भारत का निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक आता था ICICI बैंक। अब ICICI बैंक को पीछे छोड़ के HDFC जो है वो भारत का निजी क्षेत्र का, निजी मतलब प्राइवेट क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक बन गया है। अब देखिए, भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का, पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और भारत का निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है HDFC। तो ये जो करंट का सवाल है ये ज़्यादा मोस्ट आपके लिए रहेगा, है ना। यह है भारत का निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है, सबसे बड़ा बैंक है। कौन सा? HDFC। ठीक है, तो ये सवाल आपको ध्यान रखने, HDFC का सवाल आ सकता है, क्योंकि बैंकिंग के सवाल भी SSC के एग्जामों में देखने के लिए मिलते हैं बेटा हमें। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये लिखा हुआ है कि तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में किस यूनिवर्सिटी ने पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स अभी हुए हैं उत्तर प्रदेश में 2023 में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ये तीसरे नंबर के हैं। इसका मतलब इससे पहले दो बार इस प्रकार की प्रतियोगिताओं का हाँ आयोजन हो चुका है। ठीक है, तो तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, इसके बारे में कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ, वो बातें थोड़ी सी आप देखिए। तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स अभी हुए हैं 2023 में। तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कब के हैं? 2023 के। इसका मतलब इससे पहले दो और हो चुके हैं, उनकी भी थोड़ी थोड़ी चर्चा हम लोग कर लेंगे। देखिए, ये जो खेल हैं तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, इनका आयोजन कहाँ हुआ है? तो बेटा इनका आयोजन हुआ है उत्तर प्रदेश में। अच्छा, सवाल ये भी पूछा जा सकता है उत्तर प्रदेश के एग्जामों में कि उत्तर प्रदेश के किन किन शहरों में इनका आयोजन हुआ है। तो शहर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और नोएडा, 4 शहरों में हुआ है। कौन कौन से हैं? प्रदेश की राजधानी लखनऊ है ना, हाँ, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र वाराणसी, ठीक है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विधानसभा क्षेत्र गोरखपुर, और
चौथा शहर है नोएडा। ठीक है, इनका आयोजन कब से कब तक हुआ है? तो मई जून 2023। इनका आयोजन जो हुआ है मई से जून के महीने में 2023 में। एसएससी छोटी प्रतियोगिताओं को भी बहुत ज़्यादा पूछती है, इसलिए महत्वपूर्ण कंटेंट है आपके लिए। इसका शुभंकर क्या बनाया गया था? जो इसका मस्कट है, शुभंकर का नाम क्या था? शुभंकर का नाम था जीतू। और जीतू क्या है? जीतू बारहसिंगा है। क्या है? बारहसिंगा। और आप सब बच्चों को पता होगा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। तो उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु बारहसिंगा को जीतू नाम दिया गया था और शुभंकर बनाया गया था। ये सभी कम्पिटिटिव एग्जामों के लिए, उत्तर प्रदेश वालों के लिए भी महत्वपूर्ण सवाल बनेगा। ठीक है, जब ये खेल हुए तो जो पदक तालिका बनी, पदक तालिका में प्रथम स्थान किसे मिला है? तो पहले स्थान पर जो यूनिवर्सिटी रही है उसका नाम है पंजाब यूनिवर्सिटी। कौन सी? पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ पहले नंबर पर रहा। दूसरा स्थान किस यूनिवर्सिटी को मिला? तो दूसरा स्थान मिला बेटा गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। और ये गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जो है वो अमृतसर की। और तीसरा स्थान जो मिला है वो जैन यूनिवर्सिटी है, जो पिछले वर्ष नंबर 1 पर रही थी, है ना। तो तीसरा स्थान जो मिला है बेटा वो मिला है जैन यूनिवर्सिटी। जैन यूनिवर्सिटी कहाँ की है? कर्नाटक की। ठीक है, तो ये पहला स्थान ही आपके लिए महत्वपूर्ण है, या ज़्यादा से ज़्यादा कभी पूछेगा तो दूसरा स्थान, तीसरे स्थान तक तो बात पहुंचती भी नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा सा सवाल कर लेते हैं कि बताइए पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ हुए थे? तो वो हुए थे भुवनेश्वर, उड़ीसा में 2020 में। और दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे बेंगलुरु में 2021 में। तो प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ हुए थे बेटा? 2020 में हुए थे, 20 में हुए थे, हाँ, भुवनेश्वर। और बेटा भुवनेश्वर कहाँ है? उड़ीसा में। क्योंकि एसएससी ना फर्स्ट प्रतियोगिताओं को भी पूछता है, पहली प्रतियोगिता कहाँ हुई थी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की? तो 2020 में कहाँ हुई थी? भुवनेश्वर में। ये तो हो गए पहले वाले। अच्छा, दूसरी बार इनका आयोजन कहाँ हुआ था? तो दूसरी बार हुआ था बेंगलुरु में। बेंगलुरु, और बेंगलुरु कहाँ है? कर्नाटक में। और ये गेम्स हुए थे 2021 में। ठीक है, तो देखिए 22 में देखिए सवाल पूछेंगे यहाँ से कि तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किस राज्य में हुआ? तो आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। दूसरा सवाल पूछेंगे इसका शुभंकर क्या था एसएससी में? तो पूछेंगे तो जीतू। पहला स्थान किसको मिला? पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ जो है वो प्रथम स्थान पर रहा। ठीक है, इतनी बात आप जान लीजिए, ये बात आपके लिए काम की रहेगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, अंग्रेजी में कहते हैं एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। ऊर्जा संरक्षण सूचकांक इंडेक्स में पहला स्थान कौन से देश का रहा है? ऊर्जा संरक्षण सूचकांक में पहला स्थान किस देश का है? स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, नॉर्वे और भारत। तो देखिए पहला स्थान मिला है स्वीडन को। ऊर्जा संरक्षण या ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, ये ऐसे सूचकांक जरूर याद रखें। तो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, इस सूचकांक में देखिए
इस सूचकांक में पहला स्थान है स्वीडन का। स्वीडन की राजधानी क्या है, बोलो, स्टॉकहोम। दूसरा स्थान मिला है डेनमार्क को, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। तीसरा स्थान मिला है नॉर्वे को, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। और भारत का जो नंबर आया है इसमें वो आया है 67, 67वां नंबर मिला है भारत को। ये भारत का नंबर याद रखो आप और पहला नंबर याद रखो, ये दो आपसे पूछे जा सकते हैं कि ऊर्जा संरक्षण सूचकांक में पहला स्थान किस देश का है, स्वीडन का, और भारत का नंबर है 67वां। ठीक है, भारत का नंबर 67वां। इसमें क्या होता है, जो जीवाश्म ईंधन होते हैं उन्हें रिन्यूअल बनाया जाता है, मतलब उनका दोबारा से इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के मामले में पहला देश बना है स्वीडन और भारत का नंबर है 67वां। टोटल देश जो थे वो 120 थे। 120 देशों में भारत का नंबर कौन सा है, 67वां। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहे हैं एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था। पहला ऑप्शन आ रहा है दक्षिणी कोरिया, दूसरा है ईरान, तीसरा है भारत और चौथा है जापान। तो देखिए ये चैंपियनशिप है कबड्डी की, है ना। तो दक्षिणी कोरिया का एक शहर पड़ता बुसान, बुसान में इस चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था। कहाँ आयोजित हुई थी ये प्रतियोगिता, तो वो हुई थी बेटा बुसान में। ठीक है, एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023। देखो एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था। तो बेटा इसका आयोजन पूछेंगे तो आयोजन हुआ था बुसान में, और बुसान एक शहर पड़ता कहाँ, दक्षिणी कोरिया का। दक्षिणी कोरिया के बुसान में ये प्रतियोगिता हुई थी। और इस प्रतियोगिता में जो कुल टीम गई थी, कुल टीम जिन्होंने भाग लिया था वो थी बेटा 06, मतलब 6 टीम है, 6 टीमों ने हिस्सा लिया था। इस टीम में विजेता कौन देश बना था, तो इस टीम का विजेता बना था अपना देश भारत। कितनी खुशी की बात है कि भारत ने कबड्डी की ये चैंपियनशिप जीत ली। और भारतीय टीम के जो कप्तान थे उनका नाम है पवन सहरावत। भारतीय टीम के जो कप्तान रहे उनका नाम भी पूछ लेंगे, तो पवन सहरावत। एसएससी ऐसे भी सवाल पूछ सकती है कि बताइए पवन सहरावत का संबंध किस खेल से है। तो खेल क्या हो जाएगा बेटा, हाँ कबड्डी। और जिसको हमने फाइनल में हराया उपविजेता, वो टीम बनी थी ईरान। किसको हराया था, ईरान। ईरान को हमने फाइनल में हराया था, ईरान को फाइनल में हराया था। ठीक है, कबड्डी जानते हैं आप, कबड्डी की एक टीम में कितने प्लेयर होते हैं। कबड्डी की एक टीम में कितने प्लेयर होते हैं, तो वो होते हैं बेटा 7, मतलब 7। तो ये बात भी आप नोट कर लो, ऐसे सवाल भी आपसे मालूम किए जा सकते हैं। तो कबड्डी की एक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं, 7 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, तो ये चूँकि छोटी प्रतियोगिता है लेकिन वो पूछ लेगा आपसे वो कि बताइए एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था। तो बुसान में हुआ था। बुसान कहाँ पड़ता है, दक्षिणी कोरिया में। और कितनी टीमों ने हिस्से लिया था, 6 ने। विजेता भारत बना, भारतीय कप्तान का नाम था पवन सहरावत, और उपविजेता बना था ईरान। और कबड्डी की एक टीम में 7 मेंबर होते हैं, 7 खिलाड़ी होते हैं, कप्तान सहित। चलिए अगला सवाल देखो, ये कह रहे हैं भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा रहा है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत का नंबर बताना है कौन सा है ना। जो आपको पता है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है ना, एक एजेंसी है बर्लिन में, जर्मनी में। तो वो क्या करती है, वो भ्रष्टाचार के आंकड़े जारी करती है। ये इसका 20वां संस्करण था।
तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022, इस सूचकांक में कुल देश जो शामिल हुए थे इस इंडेक्स में, जिन देशों को शामिल करा था उनकी संख्या है 180। 180 देशों को शामिल किया गया था। और ये संस्करण जो था, ये संस्करण था 20वां संस्करण था ये। और इसको जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, एक संस्था है जर्मनी की राजधानी बर्लिन में, वो इसको जारी करता है। ठीक है, तो मैं जारी कौन करता है इससे कोई ज़्यादा लेना देना है नहीं, क्यों? क्योंकि आंकड़े पूछेगा वो। इस सूचकांक में पहला स्थान मिला है बेटा डेनमार्क को। दूसरा स्थान मिला है इस सूचकांक में फिनलैंड को। फिनलैंड, दूसरा स्थान किसको मिला बेटा? फिनलैंड को। तीसरा स्थान मिला है न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड तीसरे स्थान पर रहा। और अगर इसको क्रम को आगे बढ़ा दें तो भारत का नंबर 85 नंबर पर भारत है। और भारत के नंबर आए हैं 40। नंबर का मतलब होता है कि जब ये सूचकांक जारी होता है तो इस पर जो अंक दिए जाते हैं वो अंक दिए जाते हैं 0 से 100 के बीच में। इसका मतलब ये है कि अगर कोई देश ऐसा है जहाँ बिल्कुल भी करप्शन नहीं होता है, भ्रष्टाचार नहीं होता है, तो उसको 100 नंबर मिलेंगे। अगर थोड़ा बहुत होता तो 100 और 90 के बीच में मिलेंगे। भारत का नंबर 180 देशों में 85 आया है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इस एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार ये है कि भारत में करप्शन का लेवल बहुत बड़ा है। ठीक है, चलिए अंतिम देश, चलो हमारा तो 185वां नंबर है। 180वां देश जो है वो है सोमालिया। सोमालिया जिसकी राजधानी मोगादिशु है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में वो सबसे अंत में है, 180वां देश है। तो तुम्हें 2 सवाल यहाँ से याद रखने हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल तो याद रखना है कि सबसे कम भ्रष्टाचार इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम भ्रष्टाचार वाला देश कौन सा है? तो डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी मैंने बताई थी कोपेनहेगन। दूसरे नंबर पर है फिनलैंड जिसकी राजधानी हेलसिंकी है। तीसरे नंबर पर है न्यूजीलैंड, है ना। और भारत का नंबर है 85वां। भारत 2021 में भी इसी नंबर पर मौजूद था, 85वां नंबर था। और सबसे अंतिम देश कौन बना है? सोमालिया। तो भारत की रैंक याद रखनी है, नंबर 85वां। और अंतिम देश अगर याद रख सकते हो तो कर लीजिए, नहीं तो कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो क्या कह रहे हैं। हाँ, अगले सवाल में लिखा है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस कब मनाया गया है? पहला अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मतलब ये मून डे है। पहला अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस कब मनाया गया है? तो ऑप्शन आ रहे हैं 20 जुलाई, 21 जुलाई, 18 जुलाई या कह सकते हैं आप 5 अगस्त। तो ये मनाया जाता है बेटा कब? 20 जुलाई को। 20 जुलाई को। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पहला मनाया गया है, इसलिए ज़रूरी भी है, एग्जामिनर आपसे मालूम कर लेगा कि पहली बार इसको मनाया गया 2022 में। तो कब मनाया गया है? 2022 में। तो अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो तिथि है 20 जुलाई और ये पहली बार मनाया गया है 2022 में। तो 20 जुलाई 2022 को पहला अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाया गया है। चूँकि ये अभी चंद्रयान 3 भी गया है ना, तो चंद्रयान या चंद्रमा से जुड़े हुए सवाल एग्जामिनर आपके लिए बना सकता है। ठीक है, अच्छा ये दिवस क्यों मनाया जाता? देखिए, तो चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, है ना। तो चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति, ये भी सवाल पिछले सवाल बन सकते हैं। तो उसमें 3 नाम आते हैं। एक नाम जिनके कदम सबसे पहली बार चंद्रमा की सतह पर जिन्होंने कदम रखे थे उनका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग। उनके साथ में थे उनके साथी यात्री जिनका नाम था एडविन एल्ड्रिन या एल्विन एल्ड्रिन। ये दूसरे व्यक्ति थे, एडविन एल्ड्रिन, चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाले दूसरे व्यक्ति। और जो तीसरे व्यक्ति थे
उनका नाम था, 3 लोग थे, माइकल कॉलिंस, माइकल कॉलिंस। ये चंद्रमा की सतह पर कब पहुंचे थे? तो जब ये पहुंचे थे तो वो समय था 20 जुलाई 1969 को, 69, 20 जुलाई 1969 को वो चंद्रमा की सतह पर पहुंचे थे। और देखिए, जिस यान से गए थे, अंतरिक्ष यान, जिस अंतरिक्ष यान से वो गए थे, उस अंतरिक्ष यान का नाम था बेटा अपोलो 11। अपोलो 11 किस देश के थे? तो ये मिशन किस देश के वैज्ञानिकों का था? तो नासा का मिशन था। देश का नाम हो जाएगा यूएसए। दुनिया की सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी नासा है और नासा के द्वारा ही ये पहला मिशन भेजा गया था। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाया गया है 20 जुलाई 2022 को। इसका मतलब 20 जुलाई को मनाया जाता है चंद्रमा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस। चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति का नाम क्या था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एल्विन एल्ड्रिन, माइकल कॉलिंस। कब चंद्रमा की सतह पर उतरे थे? 20 जुलाई 1969 को। ठीक है। अंतरिक्ष यान का नाम था अपोलो 11 और देश का नाम है रसिया या रूस। अंतरिक्ष एजेंसी का नाम अगर पूछेंगे तो वो हो जाएगा बेटा नासा। चलिए, पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ? अब चूंकि देखो ये भी पहला है, पहले सवाल जो है वो अक्सर एग्जामिनर मालूम कर लेता है। पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ था? तो वो था न्यूयॉर्क। अच्छा सवाल बनेगा, पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन, पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है, न्यूयॉर्क, चंडीगढ़, काहिरा और लंदन। तो पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का आयोजन हुआ था न्यूयॉर्क में। और जो न्यूयॉर्क है वो यूएसए का है। ठीक है, अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है न्यूयॉर्क। इस जल सम्मेलन का मकसद ही क्या होगा? तो इसका मकसद था बेटा जल के संरक्षण को आगे बढ़ाना। अच्छा, भारत की तरफ से कौन गए थे? ऐसा सवाल मालूम किया जा सकता है कि बताइए, जो पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन हुआ था न्यूयॉर्क में, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो भारत का प्रतिनिधित्व किया था गजेंद्र शेखावत, गजेंद्र सिंह शेखावत। और ये गजेंद्र सिंह शेखावत कौन है? तो ये है केंद्रीय जल संसाधन मंत्री। कौन है? केंद्रीय जल शक्ति मंत्री। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हमारे गजेंद्र शेखावत, और उन्होंने ही हिस्सा लिया था पहले संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में, जिसका आयोजन हुआ था अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में। तो बड़ा शानदार सवाल बनेगा, आयोजन वो आपसे मालूम कर सकता है। तैयार रहें ऐसे सवालों के लिए। चलिए बेटा, अगला सवाल क्या है? देखो, विश्व में चीनी का सबसे बड़ा देश कौन सा है? सबसे बड़े देश का मतलब होगा इसमें सबसे बड़ा उत्पादक देश। विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ऑप्शन आ रहे हैं, ब्राज़ील, भारत, चीन और क्यूबा। तो विश्व में सर्वाधिक चीनी का उत्पादन कहाँ होता है? तो वो होता है बेटा भारत में। ठीक है, 2-3 बातें नोट कर लो जो एग्जाम में क्वेश्चन आपसे मालूम किए जा सकते हैं। देखो, विश्व में सर्वाधिक चीनी का उत्पादन, तो उसमें पहला स्थान है भारत का फिलहाल, और दूसरा स्थान है ब्राज़ील का। ये आंकड़े हैं, बाद में चेंज भी हो सकते हैं अगर उत्पादन ब्राज़ील में ज़्यादा हो जाता है तो। ठीक है, दूसरा सवाल देखिए, भारत में चीनी का सबसे बड़ा सर्वाधिक उत्पादन, तो भारत में चीनी का सर्वाधिक उत्पादन
भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादन जो होता है वो पहले नंबर पर अब है महाराष्ट्र, ठीक है, और दूसरे नंबर पर हो गया है उत्तर प्रदेश, अगर भारत में मालूम करता है तो। तीसरा सवाल, किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? सब बच्चों को पता भी होगा, चीनी का कटोरा, चीनी का कटोरा कहा जाता है क्यूबा को। क्यूबा सिगरेट और सिगार के लिए फेमस है। सिगरेट और सिगार भी क्यूबा में हाँ ज़्यादा बनता है, और क्यूबा की राजधानी जो वो हवाना है। एक सवाल और, राष्ट्रीय चीनी शोध अनुसंधान केंद्र, या ऐसे कह सकते हैं चीनी शोध मतलब रिसर्च है ना, या अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र। तो चीनी शोध या अनुसंधान केंद्र जो है वो आता बेटा हमारा कानपुर में। कहाँ आता है? कानपुर, ठीक है, कानपुर में। तो इस तरह से बेटा ये हमारे क्वेश्चन हो गए पूरे 10। ये सब बहुत मोस्ट सवाल हैं। आप एसएससी के एमटीएस या अदर एग्ज़ामों की भी तैयारी करेंगे है ना, चाहे वो एसएससी स्टेनो हो, यूपी का पैट हो, या किसी भी एग्ज़ाम को लेकर आप चलेंगे तो उसमें आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। तो बेटा फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।